हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। ओके, तो फोर्स इज दैट विच ऑल्टर्स द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी और रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी और लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, अब ये जो इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, इस वीडियो में डील नहीं करेंगे। हालांकि इस वीडियो में फोर्स का एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे फोर्स के साथ कैसे फोर्स जो है वो आपका इक्विलिब्रियम जनरेट करता है। बट इसको हम लोग डिटेल में जब सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स दो चीज़ों से बना है, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। इसीलिए फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ओके, स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास, इलेक्ट्रिक चार्ज। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि फोर्स। ठीक है, फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, जिसका सिंबल होता है एन। तो कभी भी अगर आप फोर्स लिखेंगे तो उसमें हम लोग लिखते हैं 10 न्यूटन, ठीक है, या 15 न्यूटन या 20 न्यूटन, इस तरह से। ओके, और हम लोग कभी भी जब भी फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं तो हमेशा एरो के साथ डिनोट करते हैं। ओके, तो जब भी आप कहीं देखेंगे तो उसके ऊपर अल्फाबेट के ऊपर ऐसे एरो लगा रहता है। तो एरो लगा रहने का मतलब ही ये है कि वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसका मतलब कि उसमें डायरेक्शन भी है। ऑलराइट, चलिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं, सॉरी एक लाइन मेरा छूट गया यहाँ पे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ओके, तो अब कैसे पेन एंड पेपर पे कैसे आप डिनोट करेंगे फोर्स को, कैसे आप बताएंगे? तो क्या करते हैं हम लोग, एक नॉर्मल सा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए, उस पर हम लोग एरो ऐसे मार्क किए, ठीक है, और नीचे लिख दिए कि 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। अब इसमें दिखाना भी है कि किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट, ईस्ट, जिस भी डायरेक्शन में आपको लिखना है। तो दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स। ओके, यानी कि एक बॉडी पे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। इससे आपका ये क्लियर होता है। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, तो दो तरह का फोर्सेस होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब वहां पे कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट मतलब कि कॉन्टैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वॉल को पुश करते हैं, तो जब आप वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल का आपके हैंड के साथ कॉन्टैक्ट बनता है, तभी आपका फोर्स जनरेट हो रहा है। ओके, तो वैसे फोर्सेस को हम लोग कह देंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हुआ, यानी उसका एग्जाम्पल हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, जहां पे कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है लेकिन फोर्स एक्ट कर रही है। ओके, अब हम लोगों ने शुरुआत में ही सेकंड डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्कस करके उसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखिए, एक बॉडी है, उसके एक कॉमन पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे हम लोग दो फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स आपका 10 न्यूटन का है जो वेस्ट डायरेक्शन की ओर खींच रहा है, दूसरा भी 10 न्यूटन का है और वो ईस्ट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो क्या होगा, अगर वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव ही कर रहा है तो फोर्स लगाने के बाद भी वो मूव ही करता चला जाएगा। ओके, या अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाने के बाद भी वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम का टाइप्स होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो ये था हमारा कि फोर्स इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट करता है। अब आ जाते हैं थोड़ा रोटेशनल मोशन पे, यानी कि फोर्स लगाने से रोटेशन कैसे होगा। तो रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को लेते हैं, उसका एक एंड को हम लोग एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, वो बन जाता है हमारा एक्सिस। ओके, और जो उसका दूसरा एंड है उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो अब क्या होगा, एक्सिस के अराउंड वो बॉडी जो है वो मूव करने लगेगा, यानी कि रोटेशनल मोशन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कितने अमाउंट का फोर्स आपने लगाया उस बॉडी पे जिसके कारण रोटेशनल मोशन हुआ, उसी के मेजरमेंट को हम लोग कह देते हैं टॉर्क। ओके, सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के अलावा आप लेंथ भी कह सकते हैं, तो लेंथ है हमारा बॉडी का लेंथ। ओके, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा न्यूटन मीटर। ओके, क्यों, क्योंकि फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन से और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर से, तो इसलिए हम लोग इसको एन और एम के साथ डिनोट करते हैं। बाय डेफिनेशन अगर मैं टॉर्क का बात करूं, टॉर्क को हम लोग इसके साथ डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टाउ। ओके,
तो बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो टॉर्क इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट कॉजेज रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो ये तो हुआ हमारा रोटेशनल मोशन। अब थोड़ा लीनियर मोशन के बारे में भी बात कर लिया जाए। ओके, तो इसको हम लोग दो केस के साथ डील करेंगे। तो केस नंबर 1 है हमारा, मान लीजिए कोई एक बॉडी पे फोर्स आप लगा रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, लीनियर मोशन वहां पे प्रोड्यूस होगा और वो जो मोशन होगा वो फोर्स वाले डायरेक्शन में होगा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में ही लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग बॉल, अगर आप बॉल को अगर आप थ्रो करेंगे ईस्ट डायरेक्शन में तो बॉल कॉन्टिन्यूसली ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, चलिए, सो दिस इज व्हाई व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन वन डायरेक्शन देन द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे एग्जांपल मैंने ईस्ट का लिया है तो इसलिए ईस्ट डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगा। दूसरा केस है हमारा, मान लीजिए कि दो अनइक्वल फोर्सेस है, एक 10 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा 20 न्यूटन का फोर्स है, दोनों ऑपोजिट तरफ लग रहा है। तो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स भी अनइक्वल है और डिस्टेंस भी कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त होगा ये कि जो आप ज्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, सो व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट विल रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का, तो चूंकि आप 20 न्यूटन का फोर्स आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बॉडी आपका ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा न्यूटन्स लॉ। इसको मैं सिर्फ पढ़ देता हूं क्योंकि मुझे डिटेल में इसमें जाना नहीं है, बट हाँ वो थोड़ा सा आपको फिजिक्स का भी पार्ट पढ़ना पड़ता है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके, सो 3 लॉ दिया था न्यूटन ने। पहला है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो स्टेट ऑफ इनर्शिया है उसमें ही रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स उस पर अप्लाई ना किया गया हो। दूसरा जो लॉ है उसमें वो उन्होंने कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से और उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का ये मतलब हो गया m इंटू वी अपॉन टी। ओके, तो फोर्स इक्वल टू m इंटू वी अपॉन टी, और v अपॉन टी को हम लोग कह देते हैं एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू ma। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, आप चाहें तो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा आता है। ओके, तो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a। तीसरा लॉ है हमारा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब जो मेन जो हमारा हेडिंग है थोड़ा सा इसको समझना भी है क्योंकि इसी का रेलेवेंस हमारा ह्यूमन बॉडी में भी है और इसका रेलेवेंस हमारा फिजियोथेरेपी में भी है। ओके, सो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कई बार क्या होता है कि किसी एक खास डायरेक्शन में हमको फोर्स अप्लाई करना होता है क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमको बॉडी को मूव करना होता है, बट उस वक्त में भी पॉसिबल ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दो फोर्स लगाते हैं एट अ सर्टेन एंगल, जिसका जो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो हमारा डिजायर्ड डायरेक्शन में आता है। फॉर एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग ह्यूमन बॉडी का भी एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग मूव करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स भी हमें इस डायरेक्शन में लगाना होगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमको बॉडी को ए की तरफ मूव करना है तो ए की तरफ ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट्स से देयर इज अ कंडीशन कि आप ए की तरफ फोर्स नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब यहाँ पे एंगल का बहुत बड़ा रोल है। अब मुझे एंगल में इसलिए डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो प्योरली फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा घुस जाएगा। ठीक है, तो मुझे उसमें डिटेल नहीं जाना है, मुझे बस इतना बताना है आप लोगों को कि ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो एट अ सर्टेन एंगल हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं, जिसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, मान लीजिए आपने अप्लाई किया, जो ऊपर वाला जो फोर्स है उसको हम लोग मान लेते हैं बी और नीचे वाले को मान लेते हैं हम लोग सी। ठीक है, तो दो डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स को अप्लाई किया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ए वाले डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग कह देते हैं एफ रिजल्टेंट, यानी कि फोर्स रिजल्टेंट। और ये जो एक पैरेललोग्राम बनता है इसको हम लोग कह देते हैं पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ऑलराइट,
तो अब इसको थोड़ा अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अभी हम लोगों ने जस्ट डील किया। दूसरा, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल इज कंपाउंडेड टू प्रोड्यूस फोर्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ लिया। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। अब इसका ह्यूमन से क्या लेना देना है उसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया जाए। तो एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल जो आपका डीना गार्डनर में भी दिया है, वो है हमारा डेल्टॉइड मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अब डेल्टॉइड मसल का 3 फाइबर होता है, एंटीरियर फाइबर, मिडिल फाइबर और पोस्टीरियर फाइबर। और जो डेल्टॉइड का जो एक्शन होता है वो है हमारा एब्डक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ओके, तो यानी कि जब ये तीनों फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके कारण हमारा शोल्डर एब्डक्शन होता है। अब क्या है, अब आप इसको समझिए। मान लीजिए ये जो ऊपर वाला जो फाइबर है, ये वाला, ये है हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड। ठीक है, और जो नीचे वाला फाइबर है ये है हमारा पोस्टीरियर डेल्टॉइड। अब एंटीरियर डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारा मिडिल डेल्टॉइड प्रेजेंट है, तो उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या हो रहा है, यहां पे मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अब मिडिल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक रिजल्टेंट फोर्स भी लग रहा है जो आपका किसके कारण से? एंटीरियर डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड के कारण से। ठीक है, तो जो हमारा पावर है, डेल्टॉइड का जो पावर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो डेल्टॉइड मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एब्डक्शन इज वन ऑफ द मेन एग्जांपल ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। Okay, so contraction of the anterior and posterior fibers of the deltoid works together with the middle fiber, increasing the power of the deltoid muscle. Okay, so this is it. This was all about the force. Okay, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। So thank you so much for watching this video.